रोशनी आने लगी है, अंधेरा साथ में लाने लगी है, और नया चेहरा जो देखा बागबां का, कली खिलने से डर जाने लगी है। संबोधन कहाँ से शुरू करें? मंच पर लाइन से लगी 6 कुर्सियाँ खाली हैं, इसलिए मेरा संबोधन इस पत्रकार सम्मान समारोह और ख़ास करके दंगा मुक्त भारत, भेदभाव मुक्त भारत जो हमारी परिकल्पना है, इसमें आए हुए तमाम पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, महिला विदुषियों, समाज सेवियों और देश के चिंतन में लगे हुए तमाम लोगों को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हालांकि दंगा मुक्त, भेदभाव मुक्त पहले नंबर पर है, लेकिन 40 साल उम्र का एक बड़ा हिस्सा मेरा पत्रकारिता में गुजरा है। देश का कोई ऐसा दैनिक अखबार हिंदी का शायद बचा हो जिसमें छपता नहीं, लिखता नहीं। तो मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले पत्रकार दिवस के बाद, हिंदी पत्रकारिता दिवस। जैसा कि अभी मोअज़्ज़िज़ हाफिज़ जी ने आपको बता दिया था, गुलाम सरवर साहब ने, कि 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस के लिए जाना जाता है। मैं इसको थोड़ा तवील से आपको बताता हूँ जिससे जान सकें, बाकी आप खुद ही जानते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पता नहीं होगा आपको, शब्द हमारे हैं ज़रूर। 30 मई 1826 को हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले जुगल किशोर शुक्ला, एक जुगल किशोर जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उनको देख के तुरंत मुझे याद आ गया। जुगल किशोर शुक्ला जो एडवोकेट थे, वकील थे, वो पहले शख्स थे जिन्होंने कानपुर से निकलकर कलकत्ता से एक साप्ताहिक अखबार शुरू किया, उतंड मार्तंड, यानी सुबह का सूरज। लेकिन उस दौर में 1826 में हालात, दोस्तों जो इधर उधर बातें कर रहे हैं, अच्छा लगेगा कि मैं 5 मिनट 7 मिनट से ही कम टाइम लूँगा, लेकिन अगर आप बैठ जाएं तो बढ़िया रहेगा। वो दौर अंग्रेज़ों का था और बंगाल कमर्शियल राजधानी थी देश की। ऐसा नहीं था कि उसमें ये अखबार ही हिंदुस्तान में तब नहीं निकला था, बंगला के कई अखबार, और सबसे ज़्यादा अखबार फारसी के निकलते थे उस दौर में। लेकिन हिंदी का ये पहला अखबार था जो एडवोकेट जुगल किशोर शुक्ला ने शुरू किया 30 मई 1826 को। आर्थिक अभाव था और परिस्थितियां, आप कल्पना कीजिए कि अंग्रेज़ों के हुकूमत में देश के लोगों की आवाज़ बुलंद करना अखबार में, वो कितना बड़ा जोखिम का काम था। चलता रहा 79, एक कम 80 हफ्ते निकला अखबार, और उसके बाद 4 दिसंबर 1827 को ये अखबार बंद हो गया। फिर 86 साल तक कोई अखबार नहीं निकला इंडिया में। और उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 में शुरू हुआ, उससे ठीक कुछ महीने पहले 11 नवंबर 1913 को कानपुर के ही क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने 4 साथियों के साथ सबसे 100 रुपये लेकर एक और अखबार प्रताप शुरू किया, जो चलता रहा। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका, बहुत से बोलने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि एक वो दौर था, वो पत्रकार थे जो अपने दोस्तों से पैसा लेकर, कोई
फंड नहीं था, कोई मंत्रालय नहीं था, सरकार खिलाफ थी, क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए सर उठा रहे थे। उस दौर में ये पत्रकार असली पत्रकार थे, जिन्होंने देश के लोगों के लिए, देश की आवाज़ को बुलंद करने के लिए पत्रकारिता शुरू की। जान जोखिम में था, तलवार की धार पर चलने जैसा काम था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना अखबार में। अब उधर से वो अतीत की बातें थी। ये अतीत की बातें हैं। अब हम वर्तमान की तरफ आते हैं। आज की पत्रकारिता माशाअल्लाह, आज़ादी के बाद आज तक जो हिंदी पत्रकारिता नहीं, अंग्रेजी पत्रकारिता की भी बात करता हूँ, जिस संक्रमण के दौर से गुजर रही है, जिस बीमारी का शिकार बनी हुई है, शर्म आती है कि हम इसी पत्रकारिता को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। हमारी खुददारी, हमारी हिम्मत, हमारी ईमानदारी, हमारी पत्रकारिता, लगता है कि खुददारी का, ईमानदारी का, इसकी तो किडनी निकालकर हमने गिरवी रख दी है, बेच दिया है। हमने अपनी रीढ़ में, हम पत्रकार कहते हैं अपने, हमने अपनी रीढ़ में जैसे हड्डियों को निकालकर रबड़ डाल लिया है। हम तो दंडवत हैं आज। क्या हमारे अंदर हिम्मत है कि हम अपनी सत्ता में हो रहे किसी भी शोषण, जुल्म के खिलाफ अखबार में छाप सकते हैं? तो हम उस जगह खड़े हैं जहां खुद को पत्रकार बताते हुए भी शर्म आती है। और उसके बाद कोरोना काल आया तो हमारे जैसे पत्रकार जो ढेर सारे अखबारों में छपते थे, मैगजीनों में छपते थे, सबके ऊपर गाज गिरी। लगता है कोरोना सिर्फ पत्रकारिता में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कोरोना ने डाला, या उसका बहाना बनाया गया। ज़्यादातर अखबारों के सर्कुलेशन ख़त्म हुए, कम हो गए, इतने कम हो गए कि ऑक्सीजन मिलनी पत्रकारिता को बंद हुई। पेड पेज बंद कर दिए गए, हम लोग वैसे ही मर गए। फिर कोई चीज़ ऐसा चारा नहीं बना। फिर हम पत्रकारिता से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए, जिसे उस दौर में शुरुआत में ये कहा जाता था कि सोशल मीडिया भी कोई यार पत्रकारिता है, ये क्या है, उठाए घूमते। लेकिन मैं गर्व करता हूँ कि आज पत्रकारों के वर्तमान पुरोधा रवीश कुमार जी भी हमारे ही गिरोह में बेशक सरदार हैं, लेकिन इसी में खड़े हुए। और आज पत्रकारिता को अगर ऑक्सीजन कहीं से मिल रही है, ज़िंदगी कहीं से मिल रही है, तो वो सोशल मीडिया है। इसलिए हमें इस चीज़ पर फख्र करना चाहिए कि सच का साथ अगर पत्रकारिता में कोई इस वक्त दे रहा है तो यही सोशल मीडिया के सूरमा है। और कहने के लिए हम उम्मीदें बांध सकते हैं। कहा यही जाता है अतीत सुंदर था, वर्तमान से कभी कोई संतुष्ट होता नहीं, ना विपक्ष और ना ही कोई पत्रकार, वर्तमान से कोई संतुष्ट नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि अब भविष्य की बातें, तो आगाज़ अगर ऐसा है तो भविष्य तो कह ही नहीं सकते। हमारे एक बहुत अभिन्न दोस्त और दिग्गज पत्रकार हमारे ये पहली लाइन में और दूसरी लाइन में बैठे हुए हैं, तबरेज़ खान और अरविंद अविचल जी, बड़े बागी पत्रकार हैं। ये कहते हैं कि भैया विरोध मत किया करो, अमृतकाल चल रहा है, क्यों रोना रोते हो आप लोग, ये सतयुग है, एंजॉय करो। और सतयुग कैसा है, मैं अगर इस पर बोलने लगा तो शायद प्रोग्राम का सारा वक्त मैं ले जाऊंगा। इसलिए हम यही कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, उम्मीद अच्छी है कि जब अच्छे दिन नहीं होते तो बुरे दिन भी निकल जाएंगे किसी न किसी दिन। आते हैं अब, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ दंगा मुक्त भेदभाव मुक्त भारत। सुनकर दंगा मुक्त भेदभाव मुक्त दोनों सुनकर तो एक
भाई एक बार की तो एक पत्रकार को तो कुछ भी लगे सीरियसली, लेकिन एक व्यंग्यकार होने की हैसियत से ऐसा लगता है कि हम वर्तमान से कूद कर सदियों के अतीत में पहुंच गए। दंगा मुक्त और भेदभाव मुक्त, लेकिन कौन दूर करेगा? अब हम आते हैं सत्ता की तरफ कि अगर सत्ता से ही हमारी उम्मीदें हैं, प्रजातंत्र है, हम वोट देकर सरकार बनाते हैं, तो हमारी पहली एक्सपेक्टेशन तो यही होती है कि सरकार इनसे हमें मुक्त करे। अब सरकार की बात पर हम आते हैं तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वर्तमान सत्ता को ऐसा लगता है कि दंगा और भेदभाव एक समस्या है? आप क्या कहते हैं? क्या दंगा सत्ता की नज़र में एक समस्या है? भाई देखिए, ऐसा है, अगर समस्या है भी तो ये दंगा मुक्त भेदभाव मुक्त का भारत तो बाद में आएगा। अभी तो उनके सामने कुछ ऐसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं। पहले तो कांग्रेस मुक्त होने में लगे हुए थे, बीच में कुछ दिक्कतें आ गई तो वो प्रोग्राम भी हट गया। अब नफरत जैसी चीज़ों को पब्लिक कितना भी चीख ले कि भाई हमें तो पहले नफरत मुक्त भारत चाहिए, कहाँ से देंगे? जिन चीज़ों से कुर्सी के पाए मजबूत होते हों, जिस दंगे से हमारी सत्ता को मजबूती मिलती हो, ऑक्सीजन मिलती हो, जिस भेदभाव से वोट बैंक मजबूत होते हैं, उनसे मुक्त होने का प्रयास कौन करेगा भाई? लेकिन चूंकि हाफिज़ गुलाम सरवर साहब, जिनके बारे में मैं इतना तो कहूँगा ही कि बड़ी हिम्मत मिलती है जब ऐसे लोग डिबेट में जाकर एक जन योद्धा की तरह मोर्चा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं यह उम्मीद बनती है कि अंधेरा फानी है। हम सोचने लगते हैं कि अंधेरा फानी है, ये रात गुजर जाएगी, हमारे ख्वाबों का सूरज ज़रूर निकलेगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप सब से वर्तमान के ऊपर 4 लाइनें सुना कर मैं जाता हूँ। किसी शायर का कल मैं कलाम सुन रहा था, यहाँ बुलाया गया था बगल हिंदी भवन में, मैं वहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर था। वहाँ पे एक ने सुनाया, मुझे अच्छा लगा, लिख लिया था मैंने। वर्तमान के ऊपर बड़ी अच्छी 4 लाइनें हैं, बस वही है कि ये कैसी रोशनी आने लगी है। कहा जाता है ना कि हम इसमें तरक्की है, सदियों गाया हुआ इस वक्त। और अरविंद अविचल जी के शब्दों में कहें तो सतयुग से भी कुछ कदम हम आगे निकल गए तरक्की करने में, और विश्व गुरु होने के लिए आउटर पर खड़े हैं।